जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज 10th की एसएसटी हम लोग जो कल क्लास जहां पर स्टॉप किए थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना था वन और वन्यजीव संसाधन। ठीक, वन एवं वन्यजीव संसाधन में हमने कल काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था, जो रह गया था उसमें उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो ये अधिनियम हमको पढ़ना है आज, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम कब आया था? ठीक, ये देखना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये 1972 में एक अधिनियम बना था वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए। ठीक, वनों और वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया था, एक अधिनियम बनाया था। ठीक, उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये लागू हुआ था। ठीक, अधिनियम जहां जहां पर, यही नहीं, जहां जहां पर अधिनियम लगा रहे तो समझ लेना कि वो कानून बन गया है। ठीक, वो कानून बन गया है, वो दंडात्मक कानून बन चुका है। ठीक, जहां जहां पर अधिनियम लगा हो। ठीक, तो ये एक अधिनियम है, अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो इस पे दंड मिलेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें। तो इस अधिनियम में 6 अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक, जैसे हमारा संविधान है तो संविधान में जिस तरह से अनुच्छेद होते हैं उसी प्रकार से इसमें 6 अनुसूचियां जोड़ी गई, यानी इसमें 6 प्रकार के यहाँ पर कानून इसमें बना के जोड़े गए। ठीक, इस अधिनियम में 6 अनुसूचियों को जोड़ा गया। कितने? 6 अनुसूची को, इसमें 6 अनुसूचियों को जोड़ा गया। ठीक, अब इसके बाद में क्योंकि इधर लिखने वाला तो आएगा नहीं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस फैक्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद में फिर लिखने वाला भी देख लिया जाएगा। लेकिन ज्यादा फोकस करना है हमें यहाँ पर 1 नंबर वाला, कि अगर वो आता है तो वो ना छूटने पाए। ठीक, क्योंकि 1 नंबर में तो आता ही आता है, और मैप में आएगा तो मैप जब पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 1 नंबर वाला कितने बनते हैं। ठीक, तो वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कितने? 3 मार्च। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में, यानी हमारे संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। ठीक, अभी संविधान में भी इसको संशोधन किया गया था, यानी जब इस कानून को बनाया गया तो इसे संशोधित किया गया। ठीक, तो वो संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक, कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक, तो हमारे संविधान में इसे कब संशोधित करके जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जब इसे जोड़ा गया। ठीक, तो जब इसको संविधान में जोड़ा गया तो ये पहले था राज्य सूची का विषय। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया? तो ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक, तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अच्छा, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है ये भी जान लेते हैं। तो राज्य सूची यानी वह विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार का हो। ठीक, तो राज्य सूची कहते हैं। ठीक, समवर्ती सूची
वह विषय जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, अभी जो है राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक, इसमें संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि अगर दोनों लोग एक साथ संशोधन करें तो किसका प्रभावी होगा? तो प्रभावी केंद्र सरकार का होगा। ठीक, अगर दोनों लोग साथ करते हैं, वैसे दोनों लोग साथ नहीं करते हैं। ठीक, तो ये था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कौन से संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया, तो वो था 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक, और ये हमारा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में यानी अनुच्छेद 51A का जी में इसे जोड़ा गया है। 51 का या 51A के जी में ये जोड़ा गया है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक, यानी हमारा कर्तव्य ये है कि हम पेड़ों को और जानवरों को यानी जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें। ठीक, वनों को बचाएं और उसमें रहने वाले जीवों की भी रक्षा करें। किस अनुच्छेद के तहत ये हमारा कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A के जी के तहत। ठीक, 51A के जी के तहत ये हमें हमारा संविधान ये कर्तव्य देता है कि हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम वन और वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक, उसके बाद में फिर दोबारा से इसमें संशोधन किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में, और एक संशोधन और किया गया, और वो संशोधन 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में। 2003 में जब इसे संशोधन किया गया तो इसे और कठोर बना दिया गया। ठीक, कि अगर कोई पेड़ों को काटता है तो उसको जुर्माना के साथ साथ उसको जुर्माना भी देना होगा, और साथ साथ उसे जो है जेल की भी सजा हो सकती है। यानी 2003 में इसे संशोधित करके इसे और कठोर बना दिया गया। ठीक, कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता है, ठीक, या किसी जानवरों किसी वन्य जीव या जानवरों का अगर शिकार करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक, तो उसको दंड के साथ साथ जुर्माना भी यहाँ पर, यानी इसको इस कानून को और ज्यादा कठोर बना दिया गया जिससे कि वन और वन्य जीवों की रक्षा हो सके। ठीक, तो इसे और कठोर कब बनाया गया? 2003 में इसे कठोर बना दिया गया। ठीक, अब कठोर का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो अवैध शिकार और अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर इसे इस कानून को और ज्यादा कठोर बना दिया गया। ठीक, तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद में फिर अब हम लोग देखते हैं अगला, लेकिन इससे पहले एक बार इसको दोबारा से देखो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ये वाला क्वेश्चन ही कई बार पूछा है, ठीक, डायरेक्टली, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक, इस संरक्षण के यानी इस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूची हैं। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया इस अधिनियम को। ठीक, उसके बाद में हमारा मौलिक कर्तव्य भी होगा कि हम वन और वन्य जीवों की रक्षा करें। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 51A के जी के तहत। ठीक, और इसे 2003 में दोबारा से संशोधित करके और कठोर बना दिया गया। ठीक, बस इतना ही है। इसके आगे फिर देखते हैं। उसके बाद में वन्य जीवों, ये थे हमारे वन संरक्षण अधिनियम। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाघ परियोजना। ठीक, तो बाघ परियोजना के बारे में देखते हैं। इसको मिटा दें। बाघ परियोजना। ठीक, तो बाघ परियोजना कब आया था? तो
बाघ परियोजना, चलिए देखते हैं बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना कब आया था? तो बाघ परियोजना आया था 1973 में। ठीक, 1973 में बाघ परियोजना 1973 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बाघ परियोजना 1973। अच्छा, 72 में पहले वनों को बचाया गया। ठीक, यानी यहाँ पर सबसे पहले वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत जो है एक परियोजना चलाया गया। उस परियोजना का नाम था बाघ परियोजना। ठीक, तो इस परियोजना यानी इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाघ परियोजना चलाया गया। ठीक, क्योंकि इसका तात्पर्य वन्य जीव यानी वनों में निवास करने वाले समस्त जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया गया था 1972 में। लेकिन इस कानून के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाघ परियोजना चलाया गया, बाघों को बचाने के लिए। ठीक, यहाँ सभी जानवरों को बचाने के लिए और जंगलों को सेव करने के लिए कानून बना दिया गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर टारगेट बना के बाघों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, बाघ परियोजना लागू करके। बाघ परियोजना आया था 1973 में, जिसमें 1985 में लगातार देखते हैं 1985 से, तो 1985 में जो लगातार बाघों की संख्या घट रही है, तो 1985 में गणना किया गया। तो 1985 में बाघों की संख्या 4002 से 1989 में 4334 हो गया था। 1900 से लगातार जो है बढ़ता रहा। 1985 में 4002 से 1989 में ये फिर 4334 हो गया। 4334 हो गया। ठीक, 85 से 89 के बीच में 4334 हो गया, यानी लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती और फिर घटती भी जाती, और फिर 1993 में इनकी संख्या घट के 3600 हो गई। ठीक, ये है बाघ। ठीक, बाघ, ये बाघों की संख्या है और ये डेट। ठीक, तो 1985 में बाघों की संख्या 4002 थी। 1989 में बाघों की यानी टोटल जो भारत में बाघ पाए जाते थे, भारत में कुल बाघों की संख्या 4334 थी। फिर 1993 में 3600 बचा, फिर लगातार धीरे धीरे घटता गया। और भारत में अगर देखते हैं तो भारत में 93,697 वर्ग 93,697 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा, यानी ये इस परियोजना के तहत, बाघ परियोजना के तहत 93,697 वर्ग किलोमीटर वनों को बाघों के निवास के लिए संरक्षित किया गया। ठीक, और इसमें 53 टाइगर रिजर्व की बनाया गया। 53 टाइगर रिजर्व, यानी 53 टाइगर रिजर्व बनाया गया। 93,697 वर्ग किलोमीटर जंगलों को संरक्षित किया गया। ठीक, ये केवल एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था कि केवल 93,001 ही हो। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मान लो थोड़ा सा इधर है तो थोड़ा सा यहाँ है, तो टोटल जो टाइगर रिजर्व बनाए गए वो टोटल टाइगर रिजर्व थे 53 टाइगर रिजर्व। ठीक, जो 93,697 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, तो 53 टाइगर रिजर्व 2021 का ये जो लास्ट आंकड़ा है, 2022 में एक लास्ट वाला टाइगर रिजर्व जुड़ा है, वो उत्तर प्रदेश का रानीपुर। ठीक, तो 2022 में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 54। ठीक, लेकिन तो आंकड़ा जो हम लोगों के पास अभी जो है वो 2021 का है। 2021 में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 53। ठीक, और टोटल जो कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो ये है 93,697 वर्ग किलोमीटर में 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। ठीक, 2021 में। अभी 2022 में 54वां टाइगर रिजर्व भी बन गया है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं 1993 में 3600 बचा। उसके बाद में फिर 2014 तक बाघों की संख्या 2014 तक बाघों की संख्या मात्र 1400 ही बची।
तो इसका कारण ये है कि धीरे धीरे अवैध शिकार, देखो यहाँ पर एक कानून बना, लेकिन ये कानून अभी भी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि 1985 में, अभी 1972 में बना, 85 में कानून लागू है, ठीक, लेकिन बाघों की संख्या 4002 है, ठीक, फिर 89 में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 93 में बहुत ज्यादा घट गया। तो उसका कारण ये है कि बाघों का खाल, जो बाघ के खाल होते हैं और उसके हड्डियां, ठीक, ये इसका अवैध व्यापार बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो इसके अवैध व्यापार के लिए धीरे धीरे बाघों को यहाँ पर मारा जा रहा है और उनका शिकार किया जा रहा है। कुछ लोग तो शौक के लिए करते थे पहले, ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका व्यापार अगर देखें तो इसका व्यापारिक क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा महत्व देखते हुए बहुत महंगा बिकता था, इसलिए इसको लगातार शेरों की संख्या कम हो रही है, इसका शिकार बहुत तेजी के साथ किया जा रहा था, ठीक। फिर 1993 में 3600, 2014 आते आते इनकी संख्या 1400 ही मात्र बची, ठीक। और उसके बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सुधार हुआ 2021 में बाघों की संख्या में फिर जो है बढ़ोतरी हुई, जो 2967 हो गया, 2967 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर काफी कुछ सुधार हुआ है 2014 से 2021 के बीच में, ठीक, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक। तो ये थे बाघ परियोजना के अंतर्गत ये 53 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, ठीक। बाघ परियोजना कब लागू किया गया था? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, ठीक। 73 में बाघ परियोजना लागू किया गया, ठीक। इस बाघ परियोजना के अंतर्गत 93,697 वर्ग किलोमीटर जंगल को संरक्षित किया गया और उसमें बाघों को एक प्राकृतिक आवास दिया गया, ठीक। जो 53 टाइगर रिजर्व में बाघों को एक प्राकृतिक आवास दिया गया, ठीक। अब उसके बाद में देखते हैं बाघ परियोजना 1973 के तहत जो हमारे वन थे, पूरे के पूरे जो वन थे हमारे, जो भौगोलिक क्षेत्रफल थे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन था? तो 24.62% जो वन थे, उन पूरे वनों को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करके उसको संरक्षित किया गया, ठीक। तो हमारे वनों को, जो वन थे भारत में, जो टोटल वन थे, उन वनों को 3 भागों में बांट के यहां पर उसे संरक्षित किया गया, ठीक। पहला है आरक्षित, ठीक। दूसरा है रक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। यानी यहां पर जो टोटल वन थे भारत में, जितने भी वन थे, उन पूरे वनों को 3 भागों में बांटा गया, ठीक। जितने भी पेड़ हमारे आसपास भी देखते हैं, उन पेड़ पौधों को, उन वनस्पतियों को भी इन्हीं 3 प्रकार में बांटा गया, ठीक। तो अगर इसमें देखते हैं तो जो आरक्षित वन है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी ये आरक्षित वन है, इसमें कोई, इस वन में कोई नहीं जा सकता, ठीक। यानी अगर ये कोई एक जंगल है, इस जंगल में कोई नहीं जा सकता, ठीक। ये समझो आरक्षित वन है, इसमें केवल और केवल यहाँ जो जंगली जीव है उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर संरक्षित प्रदान किया गया है। सबसे जो बड़ा क्षेत्र यही है, लगभग 54% क्षेत्रफल है ये, 54% के आसपास का क्षेत्र, इसमें कोई नहीं जा सकता, ठीक। और ये पूर्ण रूप से आरक्षित है, इसमें कोई नहीं जा सकता, और ये सबसे बड़ा भाग है जिसमें जो वन्य जीव है उनको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक। उसके बाद में फिर रक्षित वन देश के कुल जितने भी वन है उसमें लगभग 1/3 यानी 33% क्षेत्रफल है, ठीक। इस वाले जंगल में, यानी जो रक्षित वन है, इसमें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे मान लो किसी का घर यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर कोई गांव है या जो आदिवासी है या कोई घर है, ठीक,
तो यहाँ पर इनको जाने की परमिशन होता है रक्षित वनों में। ठीक, केवल और केवल यही लोग, बाहर के लोग भी इस जंगल में नहीं जा सकते, केवल और केवल ये लोग इस जंगल में जा सकते हैं। ठीक, रक्षित वन में, लेकिन आरक्षित वन में कोई नहीं जा सकता। रक्षित वन में वहां के स्थानीय लोग जा सकते हैं, लेकिन आरक्षित वन में यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। ठीक, उसके बाद में अवर्गीकृत वन देखते हैं। अवर्गीकृत वन में ये आरक्षित और रक्षित का सम्मिलित रूप होता है। आरक्षित और रक्षित प्लस निजी और सार्वजनिक, जितने भी वन हम लोगों के यहाँ जो निजी हैं, ठीक, वो भी अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अवर्गीकृत वन के अंतर्गत कौन से वन आते हैं? रक्षित भी आएंगे, आरक्षित भी, और प्लस में जो हमारे निजी वन हैं वो सारे के सारे वन इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, जो निजी हो या सार्वजनिक हो। ठीक, तो इस क्षेत्र में जो देखते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ गाँव में या फिर कहीं अन्य जगहों पे देखते हैं कि जो किसी निजी व्यक्ति का पेड़ होते हैं उसकी भी कटाई पे रोक लगती है, तो वो किस लिए लगता है? क्योंकि वो अवर्गीकृत वन है और इस वन का संबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इधर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से इसका है। ठीक, अगर यहाँ पर कानून बना था, ठीक, अभी कानून जो 6 अधिनियम लागू हुए थे उन अधिनियम में ये भी था कि हम कोई भी वन नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो है यहाँ पर पेड़ों की कटाई पे रोक लगाया जाता है, क्योंकि ये वन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, निजी और सार्वजनिक वन। ठीक, जो सड़क के किनारे लगे होते हैं ये एक प्रकार से सार्वजनिक यानी सरकार क्या होता है। ठीक, यानी उसमें किसी व्यक्ति का नहीं होता है, और जो हमारा जो खुद का निजी होता है, ठीक, उसको भी यहाँ पर अवर्गीकृत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो ये थे वनों के प्रकार। ठीक, अब वन को बचाने के लिए यानी वनों को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, और उन आंदोलनों में कुछ आंदोलन इंपॉर्टेंट हैं। उन आंदोलनों को यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम में वो आता भी है। तो एक बहुत ही फेमस आंदोलन है जो वनों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन। ठीक, कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण यानी वनों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका संबंध किससे है? वन से। ठीक, यानी पर्यावरण से। ठीक, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1973 में। ठीक, 1973 में कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। कहां से? उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन। ठीक, चमोली जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इस चिपको आंदोलन में यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर एक उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बहुत बड़ा जंगल था, उन जंगलों को उन जंगलों को काटा जा रहा था। तो उन जंगलों को बचाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो जाके पेड़ों से ऐसे चिपक गए थे। ठीक, उस पेड़ों को नहीं काटने दे रहे थे। ठीक, तो वो गए पेड़ों से चिपक गए, यानी उस पेड़ को बचाने के लिए वो जाके पेड़ से चिपक जाते हैं, और जब पेड़ से चिपक जाते हैं तो वहां के जो लोग यानी जो पेड़ काटने की जिम्मेदारी जिसे मिली थी वो उन लोगों को वहां से हटाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग वहां से नहीं जाते हैं और पेड़ से चिपके रहते हैं, और अंततः कई लोगों को उसी पेड़ के साथ चिपके रहते हैं और उनको उसी पेड़ के साथ काट दिया जाता है। ठीक, और ये घटना घटित होती है। बाद में फिर जब ये आंदोलन की घटना फैलती है तो फिर उस जंगलों को वहां पर रोक दिया जाता है, कटाई से पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उन जंगलों को नहीं काटा जाता है। ठीक, तो और इसी से मिलता जुलता एक और आंदोलन हुआ था, यानी चिपको आंदोलन का संबंध वन से है। ये प्रारंभ कब हुआ था? 1973 में। कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक, यहाँ पर हुआ क्या था? तो यहाँ पर जो जंगल काटे जा रहे थे उन जंगलों में
वहां के स्थानीय लोग उस जंगलों को कटाई से रोकने के लिए उस पेड़ से जाके चिपक जाते हैं। ठीक, जब पेड़ से चिपक जाते हैं तो उसको कई बार उनको हटाने का प्रयास किया जाता है, बलपूर्वक भी वहां पर उनको हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी वहां के स्थानीय लोग वहां से नहीं हटते हैं। फिर उनको कई लोगों को पेड़ के साथ ही काट दिया जाता है। ठीक, तो इसीलिए जब ये पेड़ से जाके यहाँ के स्थानीय लोग चिपकते हैं तो इसको चिपको आंदोलन नाम पड़ा। ठीक, तो क्योंकि पेड़ को बचाने के लिए ऐसे जाते थे, पेड़ से चिपक जाते थे कि हम इसको नहीं काटने देंगे। ठीक, तो इसी चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ठीक, उसके बाद इसमें एक और आंदोलन फेमस है, अपिक्को आंदोलन। ये आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह ही है। ठीक, जैसे ये उत्तर भारत का है, क्योंकि ये उत्तराखंड किधर है, उत्तर भारत में है, तो ये उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में कौन सा आंदोलन था, ये उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था। और ये चिपको आंदोलन की तरह ही दक्षिण भारत में था। ठीक, दक्षिण भारत में, कहां पर, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तरह एक आंदोलन चला जिसका क्या नाम था, अपिक्को आंदोलन। ठीक, ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1983 में। ठीक, याद रखना 10 साल बाद ही इसके प्रारंभ हुआ था। 73 में ये हुआ था, 83 में ये हुआ था। ठीक, जो काम चिपको आंदोलन में यहाँ हुआ था वही काम यहाँ पर अपिक्को आंदोलन में भी हुआ था। ठीक, तो ये प्रारंभ हुआ था 1973 में, ये 1983 में। अपिक्को आंदोलन प्रारंभ होता है 1983 में, कहां पर, ठीक, तो ये प्रारंभ होता है कर्नाटक के कन्नड़ जिले में, यानी कन्नड़ का क्षेत्र था कर्नाटक में। कर्नाटक का कन्नड़ क्षेत्र, कर्नाटक के कन्नड़ वाले क्षेत्र में यहां पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अपिक्को आंदोलन। इस अपिक्को आंदोलन में हुआ यह था कि यहां पर सरकार ने परमिशन दिया था कि प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ से केवल 2 पेड़ ही काटने होंगे। ठीक, अगर मान लो ये पूरा का पूरा जंगल था तो उस पेड़ को बचाने के लिए वहां पर, और पेड़ों को बचाने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार ने यहाँ पर परमिशन दिया कि प्रति एकड़ से केवल 2 पेड़ काटना होगा। यानी इसकी परमिशन मिली थी कि 1 एकड़ से केवल 2 पेड़ काटने हैं। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर पेड़ काटने आए तो यहाँ प्रति एकड़ से बहुत ढेर सारा पेड़ काटने लगे। ठीक, ज्यादा पेड़ काटते थे, नुकसान बहुत ज्यादा करते थे। क्योंकि अभी मान लो यहाँ पर एक पेड़ इधर है, एक पेड़ इधर है, एक पेड़ इधर, ऐसे लाइन से लगे हैं, तो इनको कोई जरूरी नहीं कि यही पेड़ काटना है, क्योंकि अभी जो है पूरे जंगल है पेड़ों का, जो मर्जी करे वो काटो, वो भी वहां पर कौन देखने जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मान लो इनको बहुत अच्छा लगा ये वाला पेड़, तो इस पेड़ को काटने के चक्कर में इस पेड़ को भी यहाँ पर हटाना पड़ता था, इसे भी हटाना पड़ता था। जब इसे काटते थे तो इसके ऊपर ये गिरता था तो ये भी टूट जाता था, यानी इसमें भी बहुत ज्यादा क्षति होती थी, इधर भी। यानी एक पेड़ काटने के चक्कर में बहुत ढेर सारा नुकसान करते थे पर्यावरण का। ठीक, और परमिशन मिली थी केवल 1 एकड़ में 2 पेड़ काटने की, लेकिन बहुत ढेर सारा पेड़ काट रहे थे। ठीक, तब यहाँ यानी कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र में यहाँ पर स्थानीय लोगों ने देखा तो इसका विरोध किया। ठीक, जब इसका विरोध किया तो यहाँ पर धीरे धीरे जब ये विरोध बढ़ता ही गया और फिर जो युवा वर्ग था वो युवा वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हुआ और इसका बहुत तेजी के साथ इसका विरोध हुआ कि 1 एकड़ में केवल 2 पेड़ काटने की अनुमति मिली है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरे जंगल का यहाँ पर जो नुकसान बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक, ये आंदोलन चला था लगभग 38 दिन तक। कितने दिन तक चला था? 38 दिनों तक। अपिक्को आंदोलन कितने दिन तक चला था? तो लगभग 38 दिनों तक ये आंदोलन चला था। ठीक, उसके बाद में ये था हमारा वनों के प्रकार। तो जो वनों को संरक्षित प्रदान किया गया है वो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत 3 प्रकार के ये वन हो गए, जो संपूर्ण वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया सरकार द्वारा। फिर उस वनों को बचाने के लिए यानी समय समय पर बहुत सारे आंदोलन भी हुए, जिसमें 2 आंदोलन बहुत फेमस है, एक चिपको आंदोलन और एक अपिक्को आंदोलन। ठीक, और इसीलिए
ये हो गया प्राकृतिक यानी संरक्षण, जो जंगल थे उसी स्थान पे संरक्षण दिया गया। ठीक, लेकिन इसमें देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने इन जंगलों को यहाँ पर स्वास्थान यानी जानवर जो यहाँ पर बाघ थे इसको यहाँ पर जंगलों को सेव किया गया। ठीक, उसके बाद में फिर अगला देखते हैं यानी इन जंगल में केवल बाघ परियोजना का उद्देश्य केवल बाघों को बचाने का था, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य केवल बाघों को बचाना ही नहीं था, बल्कि उस जंगल में निवास करने वाले समस्त जीवों को संरक्षित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही साथ बाघ परियोजना का उद्देश्य भी यही था। ठीक, कि लगभग जानवर जो भी जंगल में जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं उन सबको संरक्षित किया जाए। ठीक, क्योंकि अकेले बाघ जंगल में रहेगा तो खाएगा क्या। ठीक, तो इसलिए जो पारिस्थितिकी संरक्षित की बात यहाँ पर किया गया था कि पूरा का पूरा जैव विविधता को संरक्षित प्रदान किया जाए। ठीक, तो पूरी की पूरी जैव विविधता को संरक्षित प्रदान करने के लिए यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण किया गया। जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता का संरक्षण के लिए यहाँ पर दो चीजें लाई गई, एक था इन सीटो और एक था एक्स सीटो। इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक, इन सीटू और एक्स सीटू। इन यानी स्वास्थान और एक्स मतलब पर स्थान, तो ये था पर स्थान। अभी बताते हैं ये क्या है, पर स्थान और स्वास्थान। स्वास्थान। ठीक, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यानी यहाँ पर स्वास्थान पे जानवरों को यहाँ पर संरक्षित किया गया और पर स्थान पर भी जानवरों को यानी पूरी के पूरी वन्य जीवों को संरक्षित प्रदान किया गया। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं स्वास्थान। स्वास्थान का मतलब होता है ये कोई जंगल है। ठीक, इस पूरे के पूरे जंगल में अगर यहाँ पर बाघ या जितने भी वन्य जीव हैं इस जंगल में निवास करते हैं। ठीक, तो सरकार क्या करेगी, स्वास्थान यानी इसके खुद के स्थान पे इसको संरक्षित कर देगी। सरकार यहाँ पर जो है यहाँ पर इस जंगल में जाने से रोक लगा देगी, इस जंगलों के पेड़ों को कटाई से रोक लगा देगी, यानी इस पूरे के पूरे जंगल को संरक्षित कर देगी कि यहाँ पर कोई इस जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाएगा, इस जंगल में कोई शिकार खेलने नहीं जाएगा, या इस जंगल में कोई भी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। ठीक, तो पूर्ण रूप से इसे संरक्षित कर देती थी सरकार। इसको बोलते हैं इन सीटो यानी स्वस्थान पे इसे संरक्षित कर दिया गया। ठीक, तो इसे यानी जंगल क्या है, एक प्रकार का स्वास्थान है, यानी हमारा क्या है, स्वास्थान है। अगर हम यहीं रहे तो स्वास्थान, अगर हमें कहीं और ले जाकर यहाँ वाली ज्योग्राफी दिया जाए तो उसे बोलेंगे परस्थान। ठीक, तो ये अब जंगल में जिस प्रकार की जलवायु थी वो पूरा का पूरा यही यानी इसी क्षेत्र को जहां वो शेर निवास करते थे या पूरे के पूरे वन्य जीव जहां पर निवास करती थी उसी को यहाँ पर संरक्षित कर दिया गया, तो उसे बोला गया स्वास्थान। ठीक, उसके बाद फिर अगला है परस्थान। तो परस्थान का मतलब होता है कि अगर किसी भी जो वन्य जीव हैं इनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका है। ठीक, अगर प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका है तो इन्हें एक कृत्रिम प्राकृतिक आवास में रखा जाएगा। ठीक, कृत्रिम प्राकृतिक आवास का मतलब है सरकार यानी एक प्रकार से बिल्कुल वैसे ही ज्योग्राफी डेवलप करेगी जैसी ज्योग्राफी में वो रहते हैं। ठीक, एक ऐसी जो तंत्र विकसित होगा जिस तंत्र में वो जहां रहते थे उसी प्रकार का एक कृत्रिम तंत्र बनाया जाएगा, उस तंत्र में उनको रखा जाएगा। ठीक, जैसे कि हमारा जो गार्डन हो गया यानी जितने भी पार्क हो गए, ठीक, जैसे चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर क्या है, वहां पर बहुत प्रकार की चिड़िया रहती है। ठीक, कोई चिड़िया ऐसी रहेगी जो केवल बर्फीले क्षेत्र में रहती है, कोई चिड़िया वहां पर ऐसी मिलेगी जो केवल और केवल तेज धूप वाले क्षेत्र में रहती है। ठीक, तो उस प्रकार से यहाँ पर स्थान उसको बनाया जाएगा। ठीक, शेर के लिए उसी जो गार्डन होगा यानी जो पार्क होगा उसमें शेर के लिए भी जो उपयुक्त दशाएं बनाई जाएगी कि शेर जंगल में किस प्रकार की जलवायु में रहता था, तो उसी प्रकार की जलवायु यहाँ पर बनाया जाएगा, वो भी कृत्रिम तरीके से। ठीक, तो ये था
एक्स-सीटो का मतलब कि अगर किसी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका है तो उसी के जैसा हम बना के उसे वहां पर रखेंगे। ठीक, जैसे गार्डन हो गए, जैसे अभी बहुत सारे जो फूलों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, तो उन फूलों की प्रजातियों को बचाने के लिए उसे गार्डन में रखा जाता है। ठीक, उनको जिस जो प्रकार की जलवायु में वो फूल वहां पर रह सकते थे, उसी प्रकार की जलवायु बना के वहां पर कृत्रिम तरीके से जलवायु बनाया जाता है और उसमें वहां उसको जीवित रखा जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर स्वस्थान और परस्थान पे जानवरों को संरक्षित करती है। ठीक, देखते हैं इसमें आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक, वो क्वेश्चन ये होगा कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है। यानी उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, मान लो उत्तर प्रदेश का ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इस पे कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर प्रदेश के कुल यूपी के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। ठीक, ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक, ये सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। ठीक, भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं 54 टाइगर रिजर्व, अभी जो उन टाइगर रिजर्व को भी यहाँ नहीं पढ़ा गया है उसको मैप में देखना है। ठीक, उन 54 टाइगर रिजर्वों को जो मैप होगा उस मैप वाली क्लास में मैप पर उसको हम लोग दर्शाएंगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसको हम लोग मैप वाली क्लास में जब मैप करेंगे तो उसको मैप में करेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करिए और पूछिए। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।